Good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 29th of July 2025. 29 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो क्या करना है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ को अपने फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। फोकस ऑन मास इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स इलेक्शन कमीशन। देखिए, आप लोगों को मैंने कहा था कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, ठीक है, बिहार में जो एसआईआर चल रहा है एक्चुअली ये पूरे जगह में होना है, हर एक स्टेट में कराया जाएगा। ओके, लेकिन सबसे पहले ये बिहार में क्यों? क्योंकि नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन होने हैं, इसलिए सबसे पहले ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये बिहार में चलाया जा रहा है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट अपना हियरिंग देने वाला था और इन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज किया है। अकॉर्डिंग टू यू नन ऑफ दीज 11 डॉक्यूमेंट्स आर कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ट्रू हो, रियल हो। दे आर जस्ट डॉक्यूमेंट टू accompany the enumeration form. So if someone gives an Aadhaar card as a proof of identity, why will you not evaluate the claims of the person to be in the electoral roll? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इन्होंने इनको डायरेक्ट किया है कि ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पे इन द बिहार एसआईआर एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ईसीआई ने यहाँ पे देखिए इंसिस्ट किया है कि दीज डॉक्यूमेंट कैन बी इजीली फॉर्ज्ड। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि एनी डॉक्यूमेंट कैन बी फॉल्सिफाइड, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पे बताया है कि ये 11 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, ये यहाँ पे इजीली अकम्पनाइड नहीं किए जा सकते हैं। हो सकता है कि इसको भी इजीली अकम्पनाइड किया जा सकता है। ओके, तो कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ईपीआईसी कार्ड को और आधार कार्ड को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए एज अ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर इन एसआईआर एक्सरसाइज। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। टीनएजर दिव्या देशमुख आउटलास्ट हम्पी एमर्ज इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर। तो ये जो आर्टिकल है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स पेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को ये बस पता होना चाहिए, इंडियन चेस रिकॉर्डेड येट अनदर ग्रेट मोमेंट ऑन मंडे। दिव्या देशमुख वन द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन जॉर्जियन सिटी ऑफ बतमी। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा। सी इज़ India's 88th ग्रैंड मास्टर एंड 4th इंडियन वुमेन टू हैव दिस टाइटल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन में कवर करने वाले हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को इजीली स्किप कर सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल को भी ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने शुरू से इजराइल और गाज़ा वॉर को कवर किया है। तो देखिए, यहाँ पे इजराइल और गाज़ा में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये हमने देखा है कि यहाँ पे मास अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिले हैं और बहुत से सिविलियंस की जाने गई हैं। लगभग 60,000 जो सिविलियंस हैं उनकी जाने गई हैं, जिसमें ज़्यादातर वुमेन्स और चिल्ड्रेन है। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन्स और चिल्ड्रेन हैं। और यहाँ पे देखिए अबाउट 30 वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, 30 वेस्टर्न स्टेट्स ने, जिसमें यूके है, फ्रांस है, इटली है, इन्होंने यहाँ पे कॉल्ड ऑफ किया है कि जो भी गाज़ा में वॉर चल रहे हैं उसको यहाँ पे ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कल के दिन एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यहाँ की जो आबादी है वो स्टारवेशन को फेस कर रही है, कैसे यहाँ की जो आबादी
आबादी है वो डिस्ट्रक्शन को फेस कर रही है, कैसे यहाँ की जो आबादी है वो डिस्प्लेसमेंट को फेस कर रहा है, कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, डेथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है 2.4% के आसपास इसकी जो पॉपुलेशन है ये खत्म हो चुकी है। ओके, लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो पीपल है वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझिए। और देखिए जो लोग हैं यहाँ पे एड्स के तरफ देख रहे हैं, इनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है एड्स के तरफ देख रहे हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि 10 बजे से लेके 8 बजे तक, 10 बजे सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा इजराइल के द्वारा इन गाजा, ताकि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं, जो यहाँ पे ट्रक्स रोके गए हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुली सिविलियन तक पहुँचाया जा सके, उनको यहाँ पे एड्स दिया जा सके। ओके, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे फूड आइटम्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, अभी देखिए जो इजराइल यहाँ पे गाजा में कर रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो यहाँ पे गाजा में जो यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं वो सिविलियन के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, सिविलियन का आड़ लेके वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो इजराइल को मजबूरन सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिविलियन बिल्डिंग्स पे यहाँ पे बॉम्बिंग करना पड़ रहा है, जिससे सिविलियंस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इजराइल जेनोसाइड कमिट कर रहा है। जेनोसाइड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी क्राइम जो कि अगेंस्ट द ग्रुप हो, अगेंस्ट द स्टेट हो, अगेंस्ट द ट्राइबल कम्युनिटी हो, उसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जेनोसाइड कहेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू किलिंग्स, रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, जेनोसाइड्स में आ सकते हैं। ओके, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस चीज़ को डिटरमाइन करने में बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इट मे टेक ईयर्स टू डिटरमाइन दिस एंड सेवरल जूरिस्ट, लीगल एंड अदर scholars argue that what is unfolding in Gaza is in fact of genocides। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं इनके तरफ से यहाँ पे कहना है कि बहुत से यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत से यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत से यहाँ पे स्कॉलर्स जो हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इजराइल यहाँ पे जेनोसाइड कमिट कर रहा है। गाजा की जो आबादी है लगभग 2.3 मिलियन के आसपास की है, और ये जो वॉर है अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। लगभग 60,000 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पे कहना है, और बहुत से लोग 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये सारी जो आंकड़े हैं ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मैं वहाँ पे कवर किया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, जस्टिस ऑन होल्ड, इंडियाज कोर्ट्स आर क्लॉग्ड। देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें आप लोगों को ये पता चल गया होगा अब तक हेडिंग पढ़ के कि यहाँ पे जो केसेस हैं उसमें हमें डिले देखने को मिल रहा है। ओके, आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस इंडिया में पेंडिंग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 86,700 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 63.3 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, एंड 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। और अगर तीनों को ये ऐड कर दें तो लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइज, मतलब कि जैसे जैसे जस्टिस डिले होता जाएगा वैसे वैसे इस चीज़ को डिनाई किया जाता है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके केसेस को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पे जजेस हैं उनको ओवर टाइम वर्क करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके केसेस को क्लोज किया जा सके। और ये यहाँ पे देखा गया है कि देखिए चार्ट जो यहाँ पे 2 है इसमें आप लोगों को क्लियर कट दिख जाएगा कि क्रिमिनल केसेस के कंपैरिजन में, अगर आप सिविलियन केसेस के कंपैरिजन में क्रिमिनल केस को देखें तो क्रिमिनल जो केस के यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से होता है। मतलब कि क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे जो सुनवाई है वो बहुत तेज़ी से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा। ओके, क्रिमिनल केसेस जनरली कंसिडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट आर रिजॉल्व फास्टर देन द सिविलियंस वन। ठीक है, जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, फैमिली के केसेस हैं, ठीक है, तो इन सारे केसेस में सुनवाई बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे सुनवाई हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट led by disposing 85% of criminal cases within a year, followed by Supreme Court at 79.5%, District Court at 70.6%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये जो पैराफ्रेज है इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पे जो जुडिशियरी है इसमें हमें यहाँ पे
इसके स्ट्रेंथ में हमें यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए अगर जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से अगर अपने जो कोर्ट्स हैं अगर फुल स्ट्रेंथ में चलें तो केसेस को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं इसमें हमें यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो खाली देखने को मिल रहे हैं। लगभग 5665 के आसपास जो पोस्ट हैं वो क्या है, वैकेट हैं। तो इनको यहाँ पे जल्द से जल्द भरने की बात की जा रही है ताकि यहाँ पे जो ओवरलोड हो रहा है, ओवरवर्क हो रहा है, इस चीज को यहाँ पे खत्म किया जा सके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाट इज महाराष्ट्र न्यू बिल, सिक्योरिटी बिल। देखिए इस चीज को हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है हमने। महाराष्ट्र ने दोनों ही असेंबली से यहाँ पे सिक्योरिटी बिल को पास कर दिया है और किसके पास अभी ये जो बिल गया है ये गवर्नर के पास गया हुआ है फॉर हिज असेंट। ओके, बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे कहा है और गवर्नर्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि बिल को साइन नहीं कीजिए, इसको वापस से लेजिस्लेचर में भेज दीजिए फॉर द रिकंसिडरेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 डेलीगेशन हैव सिंस मीट गवर्नर रिक्वेस्टिंग हिम नॉट टू साइन द बिल, सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर इंस्टेड। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को वापस भेजने की बात की गई है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट बिल है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस चीज़ को सबसे पहले लाया गया था जनवरी 2024 में। ठीक है, तो 2024 में सबसे पहले ये बिल को टेबल किया गया था और आप देखेंगे कि अभी ये दोनों बिल दोनों ही असेंबलीज के, अभी ये जो बिल है ये दोनों ही असेंबलीज के द्वारा पास कर लिया गया है। द बिल हैज टर्म्ड एज ऑपरेसिव, एम्बिगुअस और ओपन टू मिसयूज बाय द ऑपोजिशन लीडर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। बिल एक्चुअली है क्या, इससे पहले क्या किन्हीं स्टेट में इस बिल को पास किया गया है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल वॉज brought into the corner urban nationalism as per the government of the महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का देखिए ये जो स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल है इट ब्राउट इनटू द कॉर्नर काउंटर अर्बन नक्सलिज्म। ठीक है, तो अर्बन नक्सलिज्म को ये इनटू द कॉर्नर लेकर आता है। बिल का कहना है कि द मीनेंस ऑफ नक्सलिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिमोट एरिया ऑफ द नक्सल अफेक्टेड स्टेट बट इट्स प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग द अर्बन एरियाज ऑल्सो ब्राउट द नक्सल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल का कहना है, बिल में ऐसा लिखा गया है कि जो नक्सलिज्म है ना ही केवल नक्सल अफेक्टेड स्टेट तक लिमिटेड रह गए हैं बल्कि ये अब यहां पे भी आ गए हैं। अर्बन जो फ्रंट है, अर्बन एरियाज हैं, उसमें भी आपको इनकी जो प्रेजेंस है वो यहां पे देखने को मिलेंगे थ्रू नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड द स्प्रेड ऑफ एक्टिव फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नक्सल ग्रुप गिव्स constant and the effective support in terms of logistic and the safe refuges to the armed cadets. The seized literature of the Naxals shows safe houses and urban dens of the moist network in the cities of the state of Maharashtra. Okay, तो इनको क्या मिलता है, एक तरह का सपोर्ट मिलता है। अगर इनके ऊपर कानून नहीं लाए गए, इनके ऊपर लॉज नहीं लाए गए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये जो केसेस हैं, ये इनके जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे और ये सही नहीं है। हाउएवर सिविल राइट एक्टिविस्ट सेज दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज येट नॉट मेड पब्लिक द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हालांकि इन्होंने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट पब्लिश नहीं किया है कि कौन से यहाँ पे जो नक्सल ग्रुप है वो यहाँ पे है, कौन सा नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम भी तो यहाँ पे आने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि डिस्पाइट ऑफ रिस्पेक्टेड क्लेम्स, बहुत सारे यहाँ पे क्लेम्स किए गए, रिक्वेस्ट मेड किए गए कि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट को दे दीजिए कि कौन कौन से नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो लिस्ट है उसको यहाँ पे निकाला नहीं गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र इज द 5th स्टेट आफ्टर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा टू इनैक्ट पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ ऑन सच ग्राउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र 5वां स्टेट बन गया आफ्टर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा टू इनैक्ट सच बिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल ज्वाइंट कमेटी के पास गया। ज्वाइंट कमेटी को यहाँ पे लगभग 12,500 के आसपास रिकमेंडेशन मिले, बट यहाँ पे सिर्फ 3 जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं इस बिल में किए गए। उसके बाद इस बिल को यहाँ पे टेबल किया गया जुलाई में। ठीक है, जुलाई 10 को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बिल को टेबल किया गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे किसी ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बिल को यहाँ पे अपोज नहीं किया, बट इसको लेके यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाले थे, बट यहाँ पे फिर भी दोनों ही असेंबली से इस बिल को पास कर लिया गया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए ऑपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे ऑब्जेक्शन किस चीज को लेके है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। द ऑपोजिशन हैज सेड दैट द बिल एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन इलीगल विदाउट
विदाउट ड्यू प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस के बगैर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। allow suppression of facts in public interest, allow the government to extend ban on organization without any limit of duration, has the potential to criminalize regular opposition under an ambiguous definition of illegal activities, exclude lower court from jurisdiction, जो lower courts हैं उनको jurisdiction से exclude करता है, effectively closing off easy judicial remedies, provide full protection to state official acting in good faith, and create ground for ideological motivated action against opposition group or activities एंड मूवमेंट। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि बिल क्या है, ओके, कहां कहां अब तक इस बिल को इनैक्ट किया गया है, ओके, और इसको लेके यहां पे ऑब्जेक्शन क्या है, कब सबसे पहली बार इस बिल को लेकर आया गया था। ठीक है, तो इस बिल को यहां पे लाया गया है ताकि अर्बन में जो नक्सल्स और नक्सलाइट जैसी चीजें यहां पे चल रही है उस चीज को काउंटर किया जा सके। होप आप लोगों को यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 11th पेज। कांग्रेस raised question on security lapse which led to attack in Jammu and Kashmir। देखिए यहाँ पे दो तीन जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो अभी भी अनआंसर्ड है। पहला यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स किस वजह से हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ ऑन अप्रैल 22, तो सिक्योरिटी लैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप सभी को पता है, अभी फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे उनका हाथ है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा कि, और गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि क्या हाँ डोनाल्ड ट्रंप जी का हाथ है, या तो यस या तो नो। अगर हाथ है तो बोल दीजिए हाथ है, नहीं है तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि नहीं है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अप्रैल के बाद से अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जी से कोई भी बात नहीं हुई है, तो कैसे यहाँ पे कैसे ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। पार्टीज ने यहाँ पे अटैक किया है गवर्नमेंट के ऊपर रिपीटेडली। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी का ये क्लेम है कि उनका हाथ है इसमें, बट यहाँ पे जो हमारी सरकार है इन्होंने यहाँ पे इस चीज को मना किया है। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। राज्यसभा फेल्स टू फंक्शन एज प्रोटेस्ट ओवर एसआईआर इन बिहार कंटिन्यू टू रॉक पार्लियामेंट। देखिए एसआईआर को लेके बहुत ज्यादा बवाल चल रहे हैं और इसको लेके यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्यसभा आपने यहाँ पे 6th कंजिक्यूटिव सिटिंग्स में कोई भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट बिजनेस को नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो बवाल चल रहा है वो एसआईआर को लेके है। एसआईआर के ऊपर जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ऐसे ही यहाँ पे राज्यसभा में चीज़ें चलती रहेंगी। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। 12th पेज पे आप आइएगा तो यहाँ पे निसार सैटेलाइट के बारे में चीज़ों को बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सैटेलाइट है ना। इस सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पे लॉन्च कर दिया गया है और ये कल के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, कल के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार सैटेलाइट का फुल फॉर्म क्या है? निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। और इसको किस पे भेजा जा रहा है? GSLV Mark 2। GSLV Mark 2 रॉकेट पे इसको भेजा जाएगा। सन साइक्रोनस ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा जो कि 743 किलोमीटर से हाइट पे है। ठीक है, और 98.4 डिग्री के आसपास का इसका इंक्लेशन रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सारे सिस्टम को यहाँ पे इसरो के द्वारा चेक कर लिया गया है और इसको सक्सेसफुली कल यहाँ पे लॉन्च करने के लिए अब ये रेडी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने लिख लिया होगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। दूसरा, इसको किस रॉकेट पे लॉन्च किया जाएगा? GSLV Mark 2। GSLV Mark 2 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा? सन साइक्रोनस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। और ये कितना दूरी है, इसकी दूरी कितनी है अर्थ से? 743 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसका इंक्लेशन कितना रहने वाला है? तो 98.4 डिग्री के आसपास इसका इंक्लेशन रहने वाला है। अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव ठीक है, अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव EOS है। EOS का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन को, जो भी चीजें यहाँ पे अर्थ पे होंगी, ठीक है, चाहे वो क्लाउडिंग सिचुएशन में हो, चाहे किसी भी वेदर कंडीशन में, वो यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे देगा किसको? हमारे गवर्नमेंट को, साइंटिस्ट को, ताकि हम यहाँ पे अर्लियर जो चीजें हैं उनको यहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
की फोकस एरियाज मैंने आप लोगों को बताए थे कल के वीडियो में। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें, बहुत ही ज़रूरी है। सॉलिड अर्थ जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे फोकस करेगा, इकोसिस्टम को फोकस करेगा, आइस डायनेमिक्स को फोकस करेगा, कोस्टल और ओशियन प्रोसेस के ऊपर फोकस करेगा। ओके, उसके बाद डिजास्टर रिस्पॉन्स पे फोकस करेगा और एडिशनल एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ पे ऑयल रिजर्वियर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लेवी, डैम, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करने वाला है। ठीक है, तो अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ये यहाँ पे सैटेलाइट है। 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास का इसके अंदर लागत है। ठीक है, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? नासा और इसरो का। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासा और इसरो का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। होप आप लोगों को निसार सैटेलाइट के बारे में सारी चीज़ें आप पता चल गई। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। प्रोसीजर टू रिट्रेस केमिकली कॉन्टामिनेटेड साइट गेट लिथल तीथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको लेके यहाँ पे इन्होंने रूल्स को निकाले हैं ताकि यहाँ पे जो भी कॉन्टामिनेटेड केमिकल साइट्स हैं उनका प्रोसेस्ड सही तरीके से किया जा सके। नहीं तो अगर मान लीजिए इसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वातावरण में जो एयर है वो यहाँ पे खराब हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल कंटेंट चीज़ें हैं और इसकी वजह से अगर इसको बर्न किया गया तो हो सकता है यहाँ पे एयर में जो पॉल्यूशन है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले। तो इसको लेके यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने नए रूल्स को नोटिफाई किया है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन्होंने नए रूल्स को इंक्लूड किया है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट रूल्स 2025 गिव अ लीगल स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन विच वाज मिसिंग अंटिल नाउ। ठीक है, तो अब तक ये मिसिंग था, अब यहाँ पे इस चीज़ को नोटिफाई किया गया है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। Move to the next important news. Individual and HUF taxpayer benefited most from exemptions. ठीक है, तो exemption से सबसे ज़्यादा किसको? इंडिविजुअल और HUF taxpayers को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि आगे भी इनको ही होगा। ओके, मूविंग टू द वर्ल्ड सेक्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान वुड स्टिल बी एट वॉर इफ नॉट फॉर माई इंटरवेंशन सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं के स्टारमर से अपनी बातचीत की शुरुआत ही स्टेटमेंट से की है कि इंडिया और पाकिस्तान अब तक यहाँ पे वॉर में ही होते अगर इन्होंने अपना इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं दिया होता। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए वाइल टॉकिंग विद यूएस। ठीक है, यूएस से बात करके कि क्यों ये रिपीटेड ये क्लेम कर रहे हैं, अगर इनका कहना सही है तो इंडिया इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिव्या देशमुख जी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इनके अचीवमेंट्स के बारे में। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है तो वहां से जाके पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये पहले वुमेन बन गई हैं टू विन द वर्ल्ड कप। ओके, डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं एट बुदापेस्ट ओलंपियाड इन 2024। सेकंड टीनेज इंडियन गर्ल आफ्टर कोनेरी हम्पी टू अर्न द जीएम टाइटल्स। ठीक है, तो 88th, ठीक है, 88th जीएम अभी ये ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा। फोर्थ इंडियन वुमेन टू बिकम अ जीएम आफ्टर हम्पी, हर्षिका और वैशाली। ठीक है, तो इनके बाद ये फोर्थ इंडियन वुमेन है। 44th वुमेन टू गेट जीएम टाइटल। ठीक है, तो ये 44th वुमेन है टू गेट द जीएम टाइटल एंड 88th 19 ईयर ओल्ड टू नाउ इंडियाज 88th जीएम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये इनके कुछ डोजियर्स हैं जो इनके अचीवमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को याद रखना है, कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इनके ओपोनेंट कौन थे? कोनेरू हम्पी, और इनको इन्होंने डिफीट किया है और इन्होंने टाइटल अचीव किया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।